हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी लॉकडाउन के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। और पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के बारे में और पीएनएल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उसी से रिलेटेड जो दूसरा चैप्टर है आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। हालांकि नोट्स मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, जो आपने कॉपीज वगैरह में उतार भी लिए होंगे। तो चैप्टर नंबर 10 जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वित्तीय विवरण का विश्लेषण। अब आप लोग ये जानते हो कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, ये आप पहले से जानते हो। वित्तीय विवरण हमारे जो फाइनल अकाउंट्स जनरली, जिसमें हम दो को शामिल करते हैं, पहला बैलेंस शीट और पी&एल। उन दोनों के बारे में आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो और आपको पता है कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या चीजें आती है, पी&एल के फॉर्मेट में क्या चीजें आती है। देखो, सिर्फ बैलेंस शीट बनाना जरूरी नहीं, उसका विश्लेषण करना है, उसको समझना भी जरूरी है। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है वो डेटा होता है, या पी&एल में दे रखा हो डेटा। सिर्फ डेटा से या संख्या जो हमें जानकारी है उससे हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते। अगर हमें भविष्य के बारे में निर्णय लेना है या बिजनेस में डिसीजन लेने हैं कुछ भी, तो वो डिसीजन लेने के लिए सिर्फ डेटा से हमारा काम नहीं हो पाता। तो हमें जरूरत पड़ती है उनके विश्लेषण की, उन्हें एनालिसिस की। जैसे मान लो, सपोज करो, अगर कहें कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, तो एक व्यक्ति है और इसका प्रॉफिट है साल भर का 1 लाख रुपए। तो ए बोलता है मेरा प्रॉफिट है साल भर का 1 लाख रुपए। अब क्या वो बिजनेस अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? कोई हमसे पूछे कि उसकी प्रॉफिट, जो इसकी प्रोग्रेस है कैसी है, कि बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो सिर्फ अगर हमें ये पता है कि इसका साल भर का सेल्स या प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, मान लीजिए हम कहते हैं प्रॉफिट है, उसका साल भर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, तो वो बिजनेस अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। पर अगर हम ये कहें कि इस साल ए का प्रॉफिट 1 लाख का है और पिछले साल ए का प्रॉफिट था 50,000 रुपए का, तो अब हम कह सकते हैं कि यार ये बिजनेस पहले से बढ़ गया है। पिछले साल सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट कमाया था, इस साल तो देखो 1 लाख का कमाया था, डबल कर दिया इसने प्रॉफिट। तो अब हम कह सकते हैं अच्छा कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि हमें पिछले साल का अमाउंट पता है, तो हमने दोनों की तुलना करी, दोनों का कंपैरिजन करा, ये एनालिसिस करा कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसके मुकाबले इस साल का प्रॉफिट बढ़ गया है। या दूसरा सीन देखो, हो सकता है पिछले साल जो प्रॉफिट था वो हमारा 2 लाख का था और इस साल हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। तो अब हम क्या कहेंगे कि यार इस साल बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया, 50% नीचे आ गया। पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 2 लाख का, इस साल हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हो या एक जानकारी हो, एक डेटा हो, तो उससे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उससे ज्यादा बिजनेस के बारे में हम समझ नहीं सकते कि कैसा बिजनेस चल रहा है। कोई भी चीज, इंफॉर्मेशन हमें पूरी पता नहीं चल पाएगी। पर अगर हमारे पास तुलना करने के लिए और ज्यादा चीजें हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम डिसीजन ले सकते हैं ज्यादा अच्छे से। मान लीजिए हमें अगले साल कितना प्रोडक्शन करना है इसके बारे में निर्णय लेना है, तो हम पिछले साल का देखेंगे सेल्स। अगर पिछले जो ईयर्स है हमारे, तो पिछले सालों के अगर हमारी सेल्स जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मान लीजिए कि इस साल हमारी सेल थी 1 लाख, उसके पिछले साल थी 80,000, उसके पिछले साल थी 50,000। तो अगर लगातार हमारी सेल जो है बढ़ती जा रही है, तो अगले साल हम उम्मीद करेंगे कि सेल्स हमारी और ज्यादा बढ़ेगी, तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी निर्णय करेगी कि अगले साल हमें जो है और ज्यादा उत्पादन करना है, क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ने वाली है। तो ऐसे अगर हमें तुलना करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम हमारे लिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। तो वहीं पे काम आता है हमारा वित्तीय विवरण का विश्लेषण। बैलेंस शीट से हमें सिर्फ डेटा मिलता है, पर उस डेटा से समझना कि हमारी जो भी सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सब बढ़ रहा है, घट रहा है, सेल्स के मुकाबले कितना हम अर्न कर रहे हैं वगैरह, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण हमें ये बताता है कि जो बैलेंस शीट हमने पिछले चैप्टर में बनाना सीखा है या इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा है, पी&एल, तो उसका विश्लेषण कैसे करना है। या दूसरे बात शब्दों में कहूँ, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के जो सिलेबस की, तो उसके हिसाब से जो पिछला चैप्टर था उसमें हमें केवल थियोरेटिकल नॉलेज थी बैलेंस शीट के बारे में। जो वास्तविक प्रैक्टिकल बैलेंस शीट है या पी&एल है, वो हमें इस वाले फॉर्मेट में बनाना है, इस चैप्टर में बनाना है। तो मैंने आपको नोट्स वगैरह पहले दे ही दिए हैं, तो पहले छोटे छोटे थ्योरी पॉइंट्स की बात कर लें फटाफट से 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है इस चैप्टर में। बहुत ईजी है, मैक्सिमम चीजें आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हो, तो उसमें थोड़ा डिटेल मैंने उसीलिए बताया था ताकि आपको यहाँ पे इस चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। और अब देखना, जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ तो पहले से आता है, इस चैप्टर में नई चीज बहुत ही कम है आपके पढ़ने के लिए। तो पहले वो थ्योरी की चीजें देख लेते हैं। तो जो आपने लिखा था आपके नोट्स वगैरह में, वित्तीय विवरण के आर्थिक निर्देशन के द्वारा हम व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो जो भी आर्थिक विश्लेषण किया जाता है वित्तीय विवरणों का, उससे हमें आर्थिक स्थिति पता चलती है।
उसके बाद हमने पढ़ा था वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या क्या है? भावी क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि हम विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, ताकि भविष्य के लिए हम डिसीजन ले सकें। संस्था की कार्य क्षमता का विश्लेषण करना, संस्था कैसा कार्य कर रही है उसके बारे में जानकारी करना। जैसे अभी हमने देखा कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो यानी संस्था अच्छे से काम कर रही है, और पिछले पुराने सालों के मुकाबले अगर प्रॉफिट कम होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? संस्था अच्छा काम नहीं कर पा रही है अभी। व्यवसाय की सही और उचित स्थिति का चित्रण करना, तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पूरा इस विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। व्यवसाय की शोधन क्षमता का विश्लेषण करना। शोधन क्षमता मतलब होता है अपना ऋण चुकाने की क्षमता या दायित्व को चुकाने की क्षमता। तो अगर हमारे पास पैसा कितना है, कैश कितना है, जैसे हम बैलेंस शीट वगैरह की बात करते हैं तो कैश, बैंक सब चीजें आती है, तो कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो भी देखा जाता है। आगे जब रेशियो में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो शोधन क्षमता मतलब हमारे पास जो भी ऋण चुकाने की क्षमता है वो कैसी, क्या हमारे पास हमेशा इतना कैश है कि कभी भी जरूरत पड़े तो हम अपने जो लेनदार हैं या जिनसे लोन ले रखा है उनको पैसे चुका सकते हैं। व्यवसाय की परिचालन कुशलता, तो डे टू डे जो बिजनेस चलता है उसको बोलते हैं परिचालन करना या सामान्य संचालन करना। तो अगर सामान्य संचालन हमारे बिजनेस का अच्छा हो रहा है या नहीं, ये हमें इस वित्तीय विवरण विश्लेषण से पता चलता है। तो ये सब चीजें जो थ्योरी की छोटी छोटी पॉइंट्स हैं ये हमने पढ़े थे। अब हम बात करते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक है। ये भी आप नोट्स में पहले ही देख चुके हो। तो अब है वित्तीय विवरण विश्लेषण। डस्टर है नहीं हमारे पास क्योंकि अब हम एकेडमी पे नहीं, घर पे जुगाड़ से पढ़ा रहे हैं। तो अभी सबका जुगाड़ से चलेगा, एकेडमी में हम जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है अभी। तो टॉपिक पे बात करते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक है। क्या क्या तकनीकें, कौन कौन से वित्तीय विवरण विश्लेषण के टूल्स है हमारे पास जिसके जरिए हम वित्तीय विवरण विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं इनको एक बार लिख देता हूं पॉइंट्स में। सबसे पहला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव। तो पहला पॉइंट है हमारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण। उसके बाद दूसरा है समानाकार वित्तीय विवरण। तो पहला तो हो गया तुलनात्मक वित्तीय विवरण, दूसरा समानाकार वित्तीय विवरण। तीसरे की अगर हम बात करें प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, ये तीनों एक ही चैप्टर में इसी में ही है। और चौथा है हमारा अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण। और पांचवा है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। देखो बोर्ड छोटा सा है अभी यहाँ पर, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, पर यही से एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको पता है सबको लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आप घर में ही लॉक हो चुके हो, ना आप बाहर जा सकते हो ना मैं बाहर जा सकता हूँ। तो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, उसके बाद सम विच्छेद विश्लेषण, और सातवां और आखिरी हमारे लिए कोष प्रवाह विश्लेषण। कोष प्रवाह तो ये सारे टूल्स हैं हमारे वित्तीय विवरण विश्लेषण के लिए। आप देखोगे यार इतना सारा पढ़ना है, ये सारे नाम साथ के साथ पढ़ने पड़ेंगे? जी नहीं, सातों तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड के 12th के अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर जो हम जो बात कर रहे हैं वो 12th राजस्थान बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो हमारे राजस्थान बोर्ड के हिसाब से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तुलनात्मक वित्तीय विवरण और समानाकार वित्तीय विवरण। तो इसमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या P&L ही बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट और P&L हमें बनाना है, तो एक बार तुलनात्मक तरीके से और एक बार समानाकार तरीके से। ये दोनों तरीके बहुत सिंपल से हैं, अभी इसी चैप्टर के अंदर आप सीखोगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है प्रवृत्ति विश्लेषण। इसका एक या दो क्वेश्चन है, वो भी इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें हमारी इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अनुपात विश्लेषण, एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके 12th के अंदर ही, रेशियो एनालिसिस। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे अनुपात निकाल के इसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है, तो ये एक अलग से चैप्टर हो जाएगा हमारा। इसके बाद है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब राजस्थान बोर्ड के कोर्स में रोकड़ प्रवाह विश्लेषण होता था, कई बोर्ड्स में अभी भी है, पर राजस्थान बोर्ड के कोर्स से इसको हटा दिया गया है। तो अभी फिलहाल आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जब कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं इसको। तो फिलहाल अभी तो हम रोकड़ प्रवाह विश्लेषण हमारे कोर्स में नहीं है इस ईयर। तो पहले था, 2-3 साल पहले तक तो था, अब नहीं है। सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है,
आगे जब कॉलेज में जाओगे तो वहां पढ़ोगे। और कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस, ये भी आपको मिलेगा फाइनल ईयर बीकॉम में राजस्थान बोर्ड या कोटा यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो फिलहाल अगर हम राजस्थान बोर्ड की बात करें तो हमें बेसिकली 4 चीजों के तरीके से विश्लेषण करना है। पहला तुलनात्मक वित्तीय विवरण, दूसरा समानाकार वित्तीय विवरण, तीसरा प्रवृत्ति विश्लेषण, ये तीनों इसी चैप्टर के अंदर है। और चौथा है हमारा अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले चैप्टर में। तो ये 4 चीजें हमें पढ़नी है इस साल 12th के अंदर। बाकी चीजें जो है रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण और कोष प्रभाव विश्लेषण, इनके नाम आप पढ़ लीजिए, याद रखिए। फिलहाल हमें 12th में इनका काम ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।